तो आज का दिन बड़ा है, जाति से आगे क्यों नहीं बन रही है बात, क्यों नहीं बढ़ रही है बात, विकास की बात क्यों नहीं हो रही, सवाल ये है और इसी पर चर्चा लगातार हमारी जारी है। मनीष जी, सीधा सवाल आपसे है, इस वर्ग को, ओबीसी वर्ग को आप आरक्षण कैसे देंगे? देखिए विपिन जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती और चुनावी राजनीति में हम अपने विकास के एजेंडे पे जाने वाले हैं। रहा सवाल अभी आपने जो ओबीसी का कहा, तो हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और इस मूल मंत्र के आधार पे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संसद से लेके और संगठन तक हो, इसके लिए पार्टी काम करती है। अभी 127वें संशोधन के द्वारा राज्यों को इस सुविधा प्रदान की गई है कि अपनी लिस्ट बना लें और निश्चित रूप से विभिन्न राज्यों में अलग अलग जातियों को ओबीसी लिस्ट में रखना न रखना, ये जनगणना तो सर आप करा ही नहीं रहे हैं ओबीसी वर्ग की, तो क्या अंदाजे पे लिस्ट तैयार करेंगे क्या राज्य? और दूसरा ये जो बात है 50% ओबीसी आरक्षण सीमा, इस पर आप चुप हैं, इस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे आगे बात बनेगी, कैसे आरक्षण देंगे? देखिए विपिन जी, जनगणना किसी भी जाति के विकास का आधार नहीं हो सकती है। सभी जातियों का विकास हो, सभी का समन्वय हो, सभी का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग को आखिर किसने बनाया, किसने संवैधानिक दर्जा दिया? जब संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था तो राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी से वापस आने के बाद भी कांग्रेस और तमाम ऐसे दल उसका विरोध कर रहे थे, सब एक्सपोज है। दरअसल ये लोग जो पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले तथाकथित दल है, ये केवल और केवल परिवार की राजनीति करते हैं और परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं मनीष जी, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। फिर तो ये वही बात हो गई जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। उन्होंने कहा है कि ये उस बर्तन जैसी बात है कि आवाज तो निकलेगी लेकिन उसमें खाना नहीं खा पाएंगे। क्या ये ओबीसी वर्ग नहीं समझ रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी या कांग्रेस के किसी नेता को ये नैतिक अधिकार नहीं है जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न मिले इसके लिए काम किया। राज्यसभा से उसको सेलेक्ट कमेटी भेजा, सेलेक्ट कमेटी से जब वापस आया तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। तो आज किस मुंह से बोलने वाले लोग हैं? इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सबका साथ सबका विकास केवल भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। बाकी सारे दल तो एक परिवार के लिए काम करते हैं। सबके दलों में एक फर्स्ट फैमिली है, उसके लिए काम किया जाता है। और जिस दल में अपना आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? तो देखिए, नहीं इन पेचीदगियों के साथ आप ओबीसी वर्ग का कैसे भला करेंगे? मनीष जी सोचिए, मैं आ रही हूं आपके पास। और अमरनाथ अग्रवाल जी, आपने तो बड़ा खूब साथ दिया संसद में, तमाम मुद्दों को छोड़कर ओबीसी पर आप आ गए। लिस्ट कैसे तैयार करेंगे? आपको कुछ मालूम है? जनगणना हो नहीं रही है जिसकी आप मांग पहले कर रहे हैं, आपने ये भी बात नहीं उठाई। विपिन जी, पहले तो आप इस बात को समझिए कि वो जातियां पिछड़े में भी जो छूटी हुई थी उनको उसमें ऐड करने से, आप जो बात करें उसमें किसी भी दल का कोई, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है भाई। जो छूट गई थी बैकवर्ड में, जो छूटी हुई है उनको अगर उसमें ऐड कर लिया गया, उसके लिए हमने साथ दिया। लेकिन बात ये हो रही है अभी जो इन्होंने कहा कि हम नई राजनीति करते हैं, तो ये मंत्रियों का ये प्रदर्शन क्यों किया गया कि हमने इतने बैकवर्ड मंत्री बनाए? ये विकास की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ और इससे हटके 2 लाइन और बता दूं पहले कि यूपी का बजट जैसे था 5,81,552 करोड़ का, उसमें 3,33,000 करोड़ कुल जुलाई तक रिलीज हुआ है। वो भी कहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा अभी? 57% पैसा कुल कहां 3 महीने में खर्च कर देंगे? 4.5 साल में 57% और 3 महीने में सब ये लूट होगी। जिस तरीके से आप राम जन्मभूमि न्यास की जमीन में घोटाला हुआ, उस पर जांच सरकार ने नहीं बैठा ली, किस बेशर्मी। अमरनाथ अग्रवाल वक्त इतना है नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। आपने तमाम मुद्दे छोड़कर सरकार का साथ संसद में दिया, लेकिन 50% की कैप हटी नहीं है। दूसरा, जातिगत जनगणना हो नहीं रही है, तो आप क्या उसी राह पर चल रहे हैं जिसमें सरकार चल रही है? कहाँ है नौकरियां? इस विकास अगर आप ही जाएगा, नौकरी कहाँ है? मैं ठीक आपकी बात कर रहा हूँ, नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, किस चीज का है? क्या मिलेगा इससे? इनको लागू कर देने से इसके इनका क्या अधिकार इनको मिल जाएगा? तो फिर आपने साथ क्यों दिया? विकास जब बात नहीं होगी, विकास फायदा नहीं होगा, फिर आपने साथ क्यों दिया संसद में सरकार का? नहीं इसलिए दिया, देखिए मैं महंगाई छोड़ दी, बेरोजगारी छोड़ दी, किसानों का मुद्दा छोड़ दिया, तेल के बढ़ते दाम छोड़ दिए, कोरोना का मुद्दा छोड़ दिया, ओबीसी बिल पर आप साथ आ गए क्योंकि आपको मालूम था कि अगर हमने इस पर विरोध किया तो हमारा वोट बैंक भी छिटक जाएगा। नहीं, इस मुद्दे पे ये चीजें आपको मालूम थी इसकी, फिर भी साथ दिया आपने। हमको स्थितियां मालूम है, जब सरकार जिन मुद्दों पे बहस नहीं करना चाह रही है, सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाह रही है, नहीं। डॉक्टर अजीज खान, एजेंडे नहीं तय, आ रही हूँ आपके पास। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए मनीष जी।
आप ऐसे स्वर को गुमराह नहीं कर सकते मिलकर, पक्ष और विपक्ष। नहीं, कोई धोखा नहीं है विपनेश जी, आरोप मत लगाइए, आरोप नहीं लगाइए। विपनेश जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम तर्क दे रहे हैं कि क्यों दूसरी ओबीसी जातियां शामिल हो, उसके लिए राज्य को अधिकार दिया गया। दरअसल ये सभी लोग विरोधी हैं। अगर कोई पिछड़ा छूट गया था तो उसको शामिल करने की अगर व्यवस्था देना गलत है तो गलती हमने की है, और जो लोग हमने कोई कहा उसी के लिए साथ दिया है आपका, आप उसका एहसान मानिए। वो लोग कौन है? ये दूसरी बात देखिए, उसमें विपनेश जी मुझे भी मौका देंगी? बिल्कुल, 1 मिनट आ गई सर, सेकंड नहीं आपके पास आ गई सर, आपने मौका नहीं दिया। नहीं आ गई, बस पूरी बात सुनूंगी मैं आपकी, पूरी बात। कोरोना पर विपक्ष ने झूठ बोला, कोरोना पे आपने कितना झूठ बोला, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, झूठ बोला, और इसलिए कोई मरा नहीं, इसलिए ये लोग मुझे भी शामिल करिए। बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ये अलग जा रहा है। आज मैं ओबीसी बिल पे, जिसमें आप वाहवाही लूट रहे हैं ना सभी कि ओबीसी वर्ग के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है लिस्ट कैसे तैयार होगी, और 50% की जो ज्यादा की मांग कर रहे हैं, क्या हटे, उस पर सरकार चुप है, उसके बावजूद भी आपने भी नाम यहाँ मिलाई है। डॉक्टर अजीज खान बोलिए। विकास के मुद्दे थे भाई, आप इनको रोकिए, मनीष जी पहले की बात खत्म हो गई, रोकिए पहले आप। मनीष जी रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए, बोलिए डॉक्टर अजीज खान। विकास जैसे तमाम मुद्दे थे जिसको विपक्ष एक्सपोज होता, इसलिए उसने संसद नहीं चलने दिया। ठीक है, शर्मनाक, ठीक है सर, आ रही हूँ। मनीष जी रुकिए, डॉक्टर अजीज खान बोलिए, रुक जाइए सर, 1 मिनट रुकिए, एक एक करके बात करेंगे। डॉक्टर अजीज खान, राज्यसभा में जो आचरण किया, ये आचरण है भाई, इन्हीं से बात करिए आप, ये बंद ही नहीं हो रहे। तो ये कोरोना किसान बिल, मनीष जी, सब कुछ छोड़कर ओबीसी बिल पास हो गया है, संशोधन बिल दोनों सदनों से, आज इस पर मैं बात कर रही हूँ। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर अजीज खान। और इस बीच एक बड़ी खबर, संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक लगातार जारी है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, सरकार को घेरने के लिए लगातार, अब क्योंकि टाइम से पहले सदन की कार्यवाही को खत्म कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए, तस्वीर भी आपके सामने, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर। मैं डॉक्टर अजीज खान पूरा मौका दूंगी, मैं माफी चाहती हूँ, एक रिएक्शन रमन जी से लेना चाह रही हूँ इस पर। रमन, ये रणनीति तो डे 1 से बन रही है, आज क्या होने वाला है खास? देखिए, आज संसद का सत्र खत्म होने के बाद सभी विपक्षी पार्टियों के साथ राहुल गांधी अभी बैठक कर रहे हैं, और बैठक करने के बाद बाहर आएंगे। लेकिन जो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, वो कहा गया है कि वो यहाँ पे आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसीलिए पुलिस का पूरा घेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डटा हुआ है कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश होगी, मार्च करने की कोशिश होगी, तो हो सकता है कि उनको रोका जाए, रोकने की कोशिश होगी कि उनसे परमिशन नहीं लिया गया है। लेकिन इन्हें भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि विजय चौक तक या जंतर मंतर तक पैदल मार्च भी कर सकें, और इसके बाद कुछ ही देर के बाद यहाँ पे विजय चौक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी प्रोग्राम है। क्योंकि संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट था, एक रणनीति बनाई गई है कि आगे भी संसद सत्र के बाद भी इसी तरह का कार्यक्रम लगातार चलता रहे सरकार के खिलाफ। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान बोलिए प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप, और मेरा सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब भी दीजिए। देखिए विपनेश जी, बड़ा अहम मसला है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज आप चर्चा कर रही हैं। अभी आपने मनीष जी से लगातार आपने पूछा, क्या जो मैंने सवाल उठाया वो गलत है? मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, प्लीज विपनेश जी मुझे मौका दे। आपने मनीष जी से सवाल उठाया कि साहब आपने बढ़ाने के लिए तो कह दिया, साहब आप सरकार में, मेरी बात सुनिए मनीष जी, ये तरीका नहीं है भाई, आप भी बोलिए फिर आप। मनीष जी, 1 मिनट रुक जाइए सर, डॉक्टर अजीज खान नहीं बोल पाए हैं पूरी डिबेट में, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आती हूँ, आपके पास आऊंगी सर। डॉक्टर अजीज खान को सुनने के बाद आपके पास आती हूँ सर, बोलिए डॉक्टर अजीज खान। देखिए विपनेश जी, आपने मनीष जी से लगातार आपने पूछा कि अगर आपने कैप नहीं बढ़ाया, अगर एक कमरे में 20 आदमियों के रहने की जगह है 50 आदमियों को डाल देंगे तो आगे उनका भला कैसे होगा? देखिए 1 मिनट पूरी बात सुनिए आप। मनीष जी, तरीका नहीं है भाई, किन्हीं को रखने, दीनी को बोलने दीजिए आप, किन्हीं को बोलने दीजिए आप। मनीष जी, ये क्या तरीका है? मुद्दे पे बात नहीं करने दे रहे हैं। 1 मिनट सर, एक एक करके बात करते हैं, बोलिए डॉक्टर अजीज खान, बात रखिए अपनी, बोलिए। देखिए विपनेश जी, सबसे बड़ी बात का नियत में खोट है। अगर इनके नियत में खोट नहीं होता तो इन्होंने जातीय जनगणना 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपया लगा करके करवाया था। 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा इसका आंकड़ा हम बहुत जल्द घोषित करेंगे। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह ने कहा घोषित करेंगे। इनकी नियत देखिए कि 2021 में वो कॉलम ही हटा दिया, इन्होंने जात का कॉलम हटा दिया। मकसद ये है कि अगर आज जातीय जनगणना आप नहीं कराएंगे, लोगों की आबादी नहीं पता होगी, तो ये आपको नहीं मालूम था क्या संसद में? डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी को नहीं मालूम था क्या ये?
जी आपको नहीं विपिन मालूम जी। था ये क्या? बिना जनगणना के कैसे संख्या पता चलेगी ओबीसी जो जातियां हैं कि उनका फिर कैसे विकास होगा, कैसे आरक्षण मिलेगा? ये सारी पेचीदगियां तो आपको भी मालूम थी, फिर क्यों हाँ में हाँ मिलाने बैठ गया वहां? देखिए विपिनेश जी, ये आवाज लगातार हम उठाते आए हैं। हमने कहा जातीय जनगणना कराइए अरे और छोड़िए कैब सर। बढ़ाइए, आप उसका कैब बढ़ाइए, लेकिन न इन्होंने कैब नहीं बढ़ा रही सरकार कैब, नहीं जाति जनगणना करा रही, आपने छू तक नहीं की संसद में। देखिए विपिनेश जी, और मैं तो ये भी कह रही हूँ सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। मराठा आरक्षण देने वाली थी महाराष्ट्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, नहीं बढ़ पाए, केंद्र के पाले में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र का हक है ये, तो इसीलिए करना पड़ा। 18 से पहले तो राज्य सरकारों को था ही ना हक लिस्ट बनाने का। मनीष जी सही कह रही हूँ। देखिए विपिनेश जी, प्लीज मुझे मौका दीजिए। बिल्कुल आपने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन देखिए विपिनेश जी, हो गया है। देखिए विपिनेश जी, ये जो ओबीसी का झुंझुना ये पकड़ा रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ओबीसी समाज का हम हितैषी है, हम ओबीसी समाज के हितैषी है, ये हितैषी नहीं है। इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया है, बल्कि और माहौल को और खराब करने की कोशिश किया है। 983 जातियां ओबीसी समाज की ऐसी हैं जिनको शून्य आरक्षण मिल रहा है, 1% आरक्षण नहीं मिल रहा है। जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को देखें, 2633 जातियां जो ओबीसी समाज की हैं, उसमें 983 जातियां ऐसी हैं कि जिनको अमरनाथ अग्रवाल जी, डॉक्टर अजीज खान है, ये आपको भी मालूम था, ये आपको भी मालूम था। अब यहाँ पर बैठकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गुमराह किया है, लेकिन संसद में आप भी सरकार के साथ थे, आपको मालूम था ये आसान नहीं है, ये दिक्कतें हैं, ये रोड़े हैं, इनको पहले दूर किया जाएगा तभी असल में भला होगा ओबीसी समाज का। लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि दोनों के लिए उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव अलग है, इसीलिए जाति से आगे बात बढ़ ही नहीं रही है। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।